जो डर गया सो मर गया हो। ऐसे ही हम एक आपके लिए एक रेमेडी लाए हैं, उसका नाम है अकोनाइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अकोनाइट। अकोनाइट क्या है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, स्फीयर ऑफ एक्शन सब देखेंगे। तो जो डर गया सो मर गया, इसका मीनिंग क्या है? तो एकोनाइट एक ऐसी रेमेडी है जो डरने इतना मरने से डरती है कि वो खुद का जो मरने का टाइम है वो प्रिडिक्ट करना शुरू करती है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो डर गया सो मर गया का मीनिंग क्या है, इसके अंदर वो देखेंगे। वो एक क्या बोलते हैं सीक्रेट इस चैनल इस एपिसोड का। हाँ, तो जो एकोनाइट है उसका कॉमन नेम है मॉन्क्सवुड। उसको प्रूव किया है डॉक्टर हैनीमन ने। उसका जो फैमिली है वो है रैनिनक्यूलेसिया, मतलब पल्सेटिला जैसी। पल्सेटिला भी इसकी फैमिली है, रैनिनक्यूलेसी, जो हमने वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। पल्सेटिला देखिए। तो जो एकोनाइट है और जो पल्सेटिला है एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, रैनिनक्यूलेसी। तो दोनों की भी जो फ्लावर्स है वो वायलेट कलर के रहते हैं। तो है, अब हम देखेंगे कि जो एकोनाइट है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब हमें इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या लिखना चाहिए एग्जाम के अंदर। मतलब एकोनाइट कैसा है, किसने प्रूव किया है, वो देखेंगे, ये सब लिखेंगे। तो एकोनाइट जो है वो एक्यूट डिसीजेस के अंदर ज़्यादातर दी जाती है, और एक्यूट डिसीजेस में इतनी दी जाती है इसलिए हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना याद नहीं इतना कंसिडर नहीं करते। तो जो भी एकोनाइट है वो क्या है, तो एक पॉइजन है। एकोनाइट पहले तो एक पॉइजन है, मतलब ये रेमेडी नहीं, एक पॉइजन भी है उसके साथ। मतलब अकोनाइट का एक स्पेसिफिक पॉइंट भी है कि ये रेमेडी एज वेल एज पॉइजन। पर जब हमारे डॉक्टर हैनीमन है, उन्होंने क्या किया, तो पोटेंटाइजेशन के बाद जो पॉइजन है ये क्या है, वाइल्ड पॉइजनस है प्लांट एकोनाइट, उसे पोटेंटाइज करके वंडरफुल क्यूरेटिव पावर के अंदर इसे कन्वर्ट किया। और जब हैनीमन जी ने जब इसे प्रूव किया तब नर्सरीज बनाई। तो जो ब्लड नर्सरी है वो क्या है, मतलब जब हैनीमन की जो भी डिस्कवरी हो गई आज तक, जितने भी उसने उन्होंने रेमेडी बनाई है, उनकी वो एक नर्सरी है। उस नर्सरी में एक क्लार्क ऑफ रेमेडी है, उसमें ABC ऐसे रेमेडी है। A मतलब एकोनाइट, B मतलब बेलाडोना और C मतलब चामोमिला। ये तीनों के एक्शन अलग अलग है, कॉल्स अलग अलग है। जो अकोनाइट है उनका कॉल्स टर्मोइल इन सर्कुलेशन है, हाँ, जो बेलेडोना है टर्मोइल इन ब्रेन है, और जो C है टर्मोइल इन टेम्परामेंट। अभी कैसे याद रखने का, जो अकोनाइट है उसमें AC मतलब स्पेलिंग क्या है, ACO। A को हटा देना, क्या बचा C से सर्कुलेशन। उसके बाद आता है बेलाडोना, B से ब्रेन, टर्मोइल ऑफ ब्रेन। उसके बाद आता है चामोमिला, C का T कर देना, टर्मोइल ऑफ टेम्परामेंट। तो जैसे कि इसने बताया, तो एकोनाइट क्या करता है, एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन, मतलब एकोनाइट सर्कुलेशन में क्या करता है, चेंजेस लाता है, कुछ भी बिगाड़ कर देता है ऐसे। जो बेलेडोना है वो क्या करता है, बेलेडोना कॉजेज टर्मोइल इन ब्रेन एंड चामोमिला कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। तो ये हो गई क्लर्क्स ABC नर्सरी। ये नर्सरी इंट्रोडक्शन में अगर आप लिखेंगे ना, आपको जो एग्जामिनर है ना वो मार्क्स दे देगा, और ये कैपिटल लेटर में लिखना। तो जो है एकोनाइट जो है वो क्या है, शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग रेमेडी है, और वो सुपरफिशियली काम करती है। और वो क्या करती है, तो डिप्रेसिंग कंडीशंस के अंदर और एक्यूट कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है एकोनाइट। मतलब जो भी एक्साइटिंग कॉज की वजह से जो भी डिसीज होंगे ना, उसके लिए हम एकोनाइट दे सकते हैं, क्योंकि एक्साइटिंग कॉज की वजह से ही एक्यूट डिसीज होते हैं। उस कंडीशन में अगर हम एकोनाइट देंगे ना पेशेंट को, वो बहुत अच्छे से इफेक्ट हमको दिखेगा पेशेंट। और जो एकोनाइट है उस वो क्या कैसे है, स्ट्रोम जैसे है, मतलब एकोनाइट इज लाइक ए स्ट्रोम, जो सडनली आती है वायलेंटली आती है, और जैसे ही आती है वैसे वो मतलब अगर कोई डिसीज फटक से आएगा ना, फटक से ही जाएगा। लेकिन जो पल्सेटिला था वो ऐसा नहीं था, वो कैसे था, फटक से मतलब सडन आएगा लेकिन स्लो हो जाएगा। मतलब फटक से आए तो स्लो हो जाएगा, स्लो आया तो फटक से जाएगा। लेकिन अकोनाइट ऐसा नहीं, अकोनाइट कैसा है, सडन और वायलेंट आया तो सडन और वायलेंट ही जाएगा। मतलब फटक से आना का जैसे आना वैसे ही जाएगा, मतलब पासेस अवे इन द सेम मैनर एज दे कम, असं ऐसा था। देन जो एकोनाइट है वो क्या है, स्ट्रोम जैसे ही हमने देखा। और क्योंकि स्ट्रोक हमको पता नहीं होता ना कब आएगा, सडनली आता है, violent इसीलिए आएगा। तो कितने लोग मरते हैं। वैसा ही डिसीज है, पता नहीं कब आएगा, लेकिन जैसा आएगा वैसा ही जल्दी ही जाएगा। वो भी हमको पता नहीं होगा कि कब जाएगा। इसलिए वो डिसीज़ के अंदर ज़्यादातर दी जाती है। और वो इन्फ्लामेशन की जो फर्स्ट स्टेज होगी और जो एक्यूट डिसीज़ की फर्स्ट स्टेज होगी, इसके अंदर ज़्यादातर दी जाती है। मतलब अगर कोई डिसीज़ का हमारे बॉडी के अंदर शुरुआत हो रही है तो हम अकोनाइट दे सकते हैं। तो ये
ये सारे हमारे इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स। तो अब हम देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन। मतलब वो किन किन पे एक्ट करती है वो तो हमारे हमें अभी पता चला कि एक्ोनाइट क्या है, तो एक्ो डिसीजेस के अंदर दी जाती है। तो हम इसमें जो भी ऑर्गन्स है, टिश्यू है, सिस्टम्स है, वो सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं। फिर भी प्रीडोमिनेंटली किस पे एक्ट करती है, तो जो हमारे सेरेब्रल नर्वस सिस्टम है, सेरेब्रल वैस्कुलर सेरेब्रल स्पाइनल सिस्टम है, त्यानंतर सेरेब्रल वैस्कुलर सिस्टम है, ब्रेन है, Brain, सीगस blood. मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब पे वो एक्ट करती है। देन हमारे CVS पे भी इसके एक्ट है। तो प्रीडोमिनेंटली जो है वो ब्लड पे, मतलब हमें देखा कि अकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन, मतलब जो भी हमारा ब्लड है, जो भी हमारे से मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर ये प्रीडोमिनेंटली एक्ट करती है। क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा है, टर्मोइल ऑफ सर्कुलेशन। टर्मोइल इन सर्कुलेशन ये याद रखना है हमें, क्योंकि मेन एक्शन क्या है इसकी, टर्मोइल इन सर्कुलेशन। अब स्फीयर ऑफ एक्शन बता दिया मेघा ने, अब उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, मतलब वो पैथोलॉजी में कैसे एक्ट करता है। सो हमने फर्स्ट पॉइंट जो देखा अकोनाइट का, वो क्या है, टर्मोइल इन सर्कुलेशन। अकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन। हाँ, जो टर्मोइल है, टर्मोइल का मतलब क्या, उथल पुथल करना, मतलब कोई प्रोसेस है वो अच्छे से चल रही है नॉर्मल से, उसमें कोई बाधा डाल देना, उसका मतलब है टर्मोइल। मतलब जो भी हमारे बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, उन सर्कुलेशन में कोई चेंज कर देना, कोई बाधा डालना, मतलब टर्मोइल ऑफ सर्कुलेशन। तो अकोनाइट क्या करता है, ब्लड के अंदर चेंजेस कर देता है, सर्कुलेशन के अंदर चेंजेस कर देता है। तो उससे पहले क्या होता है, तो उसकी एक्शन ब्रेन पे हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन का इरिटेशन होने लगता है। और ब्रेन का इरिटेशन होने के बाद, मतलब इस कॉजेज इरिटेंट ऑफ द ब्रेन एंड हमारी सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी, उसकी वजह से सर्कुलेशन में चेंजेस आने लगेगी। तो जैसे ही चेंजेस आने लगेंगे तो क्या हो जाता है, हमारी जो कैपिलरीज है वो पैरालाइज होने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन और कंजेशन होता है। और टेंशन और कंजेशन की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है, और वो अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, तो इन्फ्लामेशन कॉज करता है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो ब्रेन है हमारा मेन जो सप्लायर, उसमें कुछ तो बाधा डालता है, जाके इरिटेशन करता है। वहाँ इरिटेशन हुआ तो फिर क्या होता है, उस इंसान को टेंशन और कंजेशन आता है। इसकी वजह से तो हमारी जो कैपिलरीज है वो पैरालाइज हो जाती है। मेनली वो पैरालाइज होने के बाद टेंशन और कंजेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से एक्यूट डिसीज होता है। उस एक्यूट डिसीज को अकोनाइट देने के बाद वो अच्छा होता है। हाँ, ये होगा इतना। और जो अकोनाइट है, अब कैसे बचाने का कि बाबा ये अकोनाइट का पेशेंट है, जो भी अकोनाइट का पेशेंट है वो बहुत मेंटली रेस्टलेस होगा। अगर वो आपके सामने बैठा होगा ना, फिर भी वो कहेगा, डॉक्टर तुमने ये दवाई दी है, मुझे ठीक काम करेगी ना, मैं क्योर हो जाऊँगा ना, मैं मरूँगा नहीं ना, मतलब ऐसे सवाल बहुत पूछेगा, मेंटली रेस्टलेस होगा, बहुत बातें करेगा और ऐसे ही पूछेगा, डॉक्टर मैं नहीं मरूँगा ना, उसे डेथ ऑफ फियर बहुत होगा। मतलब हमने क्या कहा है, जो डर गया सो मर गया। हाँ, ये अकोनाइट है, मतलब बहुत रेस्टलेस होता है मेंटली। इसलिए मेन जो जीनियस है इस रेमेडी का, वो क्या है, मेंटल सिम्टम्स। तो एकोनाइट क्या है, एकोनाइट का जो भी जीनियस है वो क्या है, तो ये मेंटल स्फीयर के अंदर काम करता है। तो हमें जो भी पेशेंट आएगा एकोनाइट का, उसके मेंटल सिम्टम जो है वो अच्छे से कंसिडर करने हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा एकोनाइट का पैथोजेनेसिस। अब हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, स्फीयर ऑफ एक्शन देखा, पैथोजेनेसिस देखी, अब हम देखेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जो भी एकोनाइट है, एक्यूट डिसीज के अंदर जाते हैं तो हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन इतना मतलब आइम पे नहीं समझते। फिर भी जो एकोनाइट पेशेंट है वो कैसा है, तो उसके डार्क हेयर्स है, डार्क आइज है, सैंग्वाइन टेम्परामेंट है उसका, और प्लीथोरिक है, मतलब बहुत रेड फेस होगा। क्यों होगा वो रेड फेस? क्योंकि कंजेशन है तो रेड फेस दिखेगा ही दिखेगा। तो जो हमारा एकोनाइट है वो क्या है, प्लेथोरिक है, सैंग्वाइन है, और जो भी बेबी होगा उसका वो कैसा होगा, चबी होगा, रोजी होगा, रोजी, चबी और प्लेथोरिक होगा। वो भी बहुत रेड और ब्लू होगा। और जो भी एकोनाइट होगा वो कैसा है, तो वो लीड्स टू द सेडेंटरी लाइफ, मतलब उसे बैठे रहने जैसा, मतलब उसे जितना अच्छा वो लगता है, बैठे रहेगा ना उसको अच्छा लगेगा, Sedentary क्योंकि वो life बहुत से अच्छा। रेस्टलेस होता है ना मेंटली, इसीलिए वो रेस्टलेस उसको लीड्स टू द सेडेंटरी हाँ। लाइफ। और टेम्परामेंट उसका सैंग्वाइन टेम्परामेंट होता है। और अगर हम रिलेशन देखेंगे हीट और कोल्ड में, हम डेफिनेटली बता नहीं सकते कि ये हीट का पेशेंट है, कोल्ड है, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन कहते कि ये वार्म ब्लडेड पेशेंट है। वार्म ब्लडेड पेशेंट। और उसका मायास्मा क्या है, तो सोडा उसका मायास्मा है। तो अब तक हमने एकोनाइट में क्या देखा, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें क्या देखा, उसका कॉमन नेम मॉन्सवुड, उसके प्रूवर कौन है, हैनीमैन, उसकी फैमिली लाइन,
देन हमने क्लार्क्स ABC नर्सरी देखी, जिसमें क्या देखा, अपोनाइट कॉजेस टर्मोइल इन सर्कुलेशन, उसके बाद बेलाडोना कॉजेस टर्मोइल इन ब्रेन, और सी मतलब चामोमिला कॉजेस टर्मोइल इन टेम्परामेंट। टेम्परामेंट। तो ये देखने के बाद हमने देखा कि एक्ोनेट क्या है, शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग रेमेडी, जो कि सुपरफिशियली काम करती है किन केसेस में, जो एक्यूट केसेस है, जो डिस्ट्रेसिंग केसेस है उनके अंदर। और अपोनाइट का जो भी डिसीज हो कैसे आएगा, सडन और वायलेंटली, और जैसा आता है वैसा ही वो रिटर्न जाता है। मतलब सडन और वायलेंटली आएगा तो सडन और वायलेंटली ही जाएगा, मतलब फटक से आएगा और फटक से ही जाएगा। और एक्ोनेट इज लाइक अ स्टोम, मतलब ऐसी सडन और वायलेंट रहेगी। तो ये देखा हमने इंट्रोडक्शन के उसके अंदर। बाद स्फीयर ऑफ एक्शन, ऐसा नहीं कि जो अपोनाइट है सब ऑर्गन टिश्यू पे एक्ट करेगा, वो ब्रेन पे एक्ट करेगा, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पे एक्ट करेगा, ब्लड पे, देन हमारी जो सीवीएस है उसके अंदर, हमारा सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी इसकी एक्शन है। तो उसके बाद पैथोजेनिस के अंदर क्या देखा, तो एक्ोनेट कॉजेस टर्मोइल इन सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन में चेंजेस कैसे लाता है, तो पहले तो वो ब्रेन पे एक्ट करता है, उसका इरिटेशन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज होने के बाद वो इसकी एक्साइटेड एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या होता है, तो हमारे जो भी कैपिलरीज है वो क्या हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कंजेशन और टेंशन होता है, और वो अल्टीमेटली किसके टेंडेंसी टुवर्ड्स दी इन्फ्लामेशन। और इसके अंदर एक बात बताना भूल गए हम कि जो भी एक्ोनेट के एक्शन हार्ट पे जब होगी तो वो क्या करता है, हार्ट का जो भी फंक्शन है वो रिटार्ड कर देता है, ये आइन पे है इसके अंदर। जो एक्ोनाइट है वो जीनियस है, किसमें मेंटल सिम्टम्स, मेंटल स्फीयर वो बहुत रेस्टलेस होता है मेंटली, ये उनका मेन पैथोजेनिस। और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना एम भी नहीं रहता, क्योंकि एक्यूट डिसीज के अंदर हम देते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, तो डार्क हेयर्स है, आइज, रिजिड फाइबर्स, रोबस्ट पीपल रहता है, और सैडमैन टेम्परामेंट का होता है, और जो भी बेबी होगा वो कैसा है, चबी, प्लिथोरिक, क्रोजी होगा। तो ये देखा हमने टेम्परामेंट देखा, सैडमैन टेम्परामेंट देखा। और उसके बाद हमने माइजम देखा, सोरा माइजम है उसका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जाते जाते हम आपके लिए कुछ याद रखने के लिए ट्रिक्स दे रहे हैं। मतलब अगली वीडियो का कुछ क्लू इस वीडियो में देंगे, मतलब गाइडिंग सिम्टम्स हम अगली वीडियो में लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना प्रिपेयर करके रखना क्या, तो जो नाम है एक्ोनेट का, उससे हम आपके लिए कुछ तो बता रहे हैं, तो याद रखिए। जो एक्ोनेट का स्पेलिंग है AOCO, उससे हम बताएंगे। तो जो A है उससे हम क्या याद रखेंगे, अमेन्यूरिया इन प्लेथोरिकल्स, मुझे अब्सेंस ऑफ मेंसेस। देन C से क्या याद रखना है हमें, कंजेशन और क्लार्क्स नर्सरी। देन O से क्या याद रखना है, तो उससे हमको ये याद रखना ऑन राइज फ्रॉम द रिकमेंडेड पोजीशन रेड फेस बिकम पेल, ये याद रखना है। हाँ। देन जो N है उससे क्या याद रखना है, तो नाइट एग्रीवेशन रहता है, वो याद रखना है। उसके बाद आई का मीनिंग क्या है, तो इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस रहता है, मतलब मेंटली वो बहुत रेस्टलेस है। और हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि जो रेस्टलेसनेस का ट्रायो है, अर्सेनिक, रस्टॉक्स एंड अपोनाइट, वो हम अगली वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए हमें इतना ही याद रखना है कि ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस, जिससे अब एक्ोनेट में क्या है, तो मेंटल रेस्टलेसनेस। उसके बाद जो आर्सेनिक है वो मेंटली और फिजिकली बहुत रेस्टलेस है, तो मेंटली भी वो रेस्टलेस होगा और फिजिकली, मेंटली तो होगा लेकिन फिजिकली क्योंकि वो बहुत वीक होता है, इसीलिए उससे वीकनेस होता है, इमोसिएशन होता है। हाँ, इसीलिए। उसके बाद रस्टॉक्स फिजिकली रेस्टलेस होता है। तो अब हम तो T से क्या है, थर्स्ट, मतलब वो उसकी जो थर्स्ट है वो लार्ज क्वांटिटी कोल्ड वाटर, मतलब जो भी थर्स्ट है वो लार्ज क्वांटिटी किसके लिए, कोल्ड वाटर के लिए। हाँ। उसके बाद यू बताओ, तो यू से यूज से है, ये यूज़ करते हैं हम किस में, एक्यूट डिसीज में। मतलब ये फर्स्ट हमने क्या पॉइंट बताया था कि जो एक्रोनाइट है हम एक्यूट डिसीज के लिए देंगे, तो यूजफुल इन द एक्यूट डिसीजेस। और यम और वो भी के एक्यूट डिसीज के जो भी इनिशियल स्टेज होगी उसके अंदर, मतलब इन्फ्लामेशन की इनिशियल स्टेज, जो भी क्रोनिक डिसीज एनीमिया और उनके इनिशियल स्टेज में। और जो यम बचता है वो क्या है, तो म्यूजिक के लिए जो भी एक्ोनेट पेशेंट है वो क्या है, इंटॉलरेबल है, म्यूजिक पसंद नहीं है, तो एक्ोनेट है, हमें इतना सारा याद रखना है एक्ोनेट के अंदर। जो डर गया सो मर गया। हाँ ठीक है। सो अगली वीडियो में हम गाइडिंग सिम्टम्स अभी जो बताए वो डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।